लास्ट लेक्चर में हमने चारों स्टेट्स के लिए यानी 3s1, 3d1, 1p1 और 3p1 के लिए जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन था हमारा JMLSJ, उसकी वैल्यूज़ इवेल्युएट की थी। वो इक्वेशन थी 3a, 3b, 3d और 3c और 3d। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, चारों स्टेट्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन एज्यूम करेंगे। जैसे 3s1 के लिए हमने रेडियल वेव फंक्शन मान लिया u0r/r। ठीक है ना। जीरो इसलिए लगाया क्योंकि ये एस स्टेट है। एस स्टेट के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू 0 होती है, जिससे पता लग जाए कि ये एस स्टेट का है। 3d1 के लिए रेडियल वेव फंक्शन एज्यूम कर लिया हमने u2r/r। यहाँ 2 इसलिए क्योंकि डी स्टेट के लिए डी के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो u2r/r। ये दोनों के 3s1 के लिए हो गया u0r/r और 3d1 के लिए होगा u2r/r। इसी तरह से 1p1 और 3p1 के लिए, क्योंकि p स्टेट के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो 1p1 के लिए ले लिया हमने v1r/r और 3p1 के लिए ले लिया w1r/r। क्योंकि यहाँ पे हमने सफिक्स को 1 रखना है, तो दोनों को v ले लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक को v मान लिया, एक को w मान लिया, लेकिन जहाँ सफिक्स है वो 1 आएगा, क्योंकि 1 का मतलब p के लिए, p स्टेट के लिए। तो 1p1 के लिए v1r/r और 3p1 स्टेट के लिए w1r/r। तो हमारे पास ये 4 रेडियल वेव फंक्शंस हो गए चारों रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए। तो जो ड्यूट्रॉन का जो टोटल वेव फंक्शन होता है उसको हम मानेंगे phi MLSJ। जैसे ये वेव फंक्शन था एंगुलर मोमेंटम JMLSJ, उसी तरह से पूरे ड्यूट्रॉन का हमने वेव फंक्शन मान लिया phi MLSJ। तो ये भी अब चारों स्टेट्स का अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ये तो हो गया रेडियल वेव फंक्शन, और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन, तो ये हो गया टोटल वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन। अब यहाँ पर हम एस स्टेट की वैल्यू ले लेंगे तो एस स्टेट का वेव फंक्शन हो जाएगा। 3d1 की वैल्यूज ले लेंगे ये, तो 3d1 का हो जाएगा। 1p1 का और 3p1 का। तो उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी वो हम ऐसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं स्टेट 3s1। तो 3s1 के लिए जो टोटल वेव फंक्शन होगा phi, वो क्या होगा, ये m और j तो 1 1 रहेंगे, ये और j ये तो 1 1 रहेंगे। अब ये क्या था यहाँ पर सफिक्स में m l s, तो l s स्टेट के लिए 0 हो गया और s ट्रिपलेट स्टेट है ये, तो 1 हो गया। तो phi 1 0 1 1 ये हो जाएगा 3s1 स्टेट का टोटल वेव फंक्शन। तो ये किसके बराबर होगा, 3s1 स्टेट का रेडियल वेव फंक्शन, ये हमने अभी एज्यूम किया था, और उसका एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन। तो उसके एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन के भी सफिक्स यही होंगे 1 0 1 1। तो j1 0 1 1 पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है y 0 0 और chi 1 1। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, और इसकी chi 1 1 की वैल्यू होती है अल्फा p अल्फा n। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन इन 3s1 स्टेट। अगर ड्यूट्रॉन केवल 3s1 स्टेट में हो तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो इस वेव phi 1 0 1 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब लेते हैं इसी क्वेश्चन को नाम दे दिया हमने 4a। अब ये क्वेश्चंस आगे काम आएंगी, तो ये 4a दे दिया। अब लेते हैं 3d1 स्टेट। तो 3d1 स्टेट के लिए जो रेडियल वेव फंक्शन है वो है u2r/r, और 3d1 स्टेट का जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन है वो होता है j1 2 1 1। तो यहाँ भी वही phi में भी वही सफिक्स लिए phi 1 2 1 1। ये तो 1 1 हो गए लास्ट, ये ऊपर वाला, और ये लास्ट वाला सफिक्स, ये तो क्योंकि ये m है ये j है, ये तो 1 1 ही रहेंगे। अब यहाँ L और S, L 2 है तो D स्टेट के लिए L की वैल्यू 2, और S ट्रिपलेट स्टेट है तो 1 हो गई। तो phi 3d1 स्टेट का जो टोटल वेव फंक्शन हो गया phi 1 2 1 1,
और ये किसके बराबर होगा, रेडियल, उस स्टेट के रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर। तो इसमें हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पिछली पहले जो इक्वेशंस हैं उनसे 3b से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये पूरी वैल्यू आ गई इसकी। तो ये हो गया टोटल। अब इसमें और आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, काई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, काई 0,1 की और काई -1 की, तो फाइनली हमको ये इक्वेशन मिलेगी। ये वैल्यू आ गई पूरी किसकी, 3d1 स्टेट के में अगर ड्यूट्रॉन हो तो उसका जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो उसकी ये वैल्यू होगी। इसी तरह से 1p1 स्टेट में, तो 1p1 के लिए फाई के जो सफिक्स हो जाएंगे वो ये तो 1 1 हो गए, ये p के लिए l की वैल्यू 1 और सिंगलेट स्टेट है तो s की वैल्यू 0, तो फाई 1 1 0 1 ये नोटेशन हो जाएंगे इसके। यहाँ पर वही रेडियल 1p1 स्टेट के लिए हमने रेडियल वेव फंक्शन लिया था v1r/r और उस स्टेट का एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन होता है j1 1 0 1। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये आ गई टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल वेव फंक्शन फाई 1 1 0 1 की। किस स्टेट के लिए, 1p1 स्टेट के लिए। इसको नाम दे दिया 4c, इक्वेशन 4c, ये 4b। अब लास्ट स्टेट है 3p1, तो 3p1 के लिए ये टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा फाई, ये तो 1 1 ही रहेंगे, 1 और लास्ट ये 1 और लास्ट वाला 1, क्योंकि ये m है ये j है। यहाँ पर l और s, p स्टेट के लिए l = 1 और ट्रिपलेट स्टेट है 3 है तो ये स्पिन हो जाएगी, s हो जाएगा 1। तो फाई 1 1 1 1 = रेडियल पार्ट मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन। तो इसका जो 3p1 स्टेट के लिए हमने जो रेडियल वेव फंक्शन लिया था वो w1/r और ये एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 3d से, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आ गई 3p1 स्टेट में टोटल वेव फंक्शन की। अभी हमारे पास चारों स्टेट्स के टोटल वेव फंक्शन आ गए हमारे पास, इक्वेशन 4a 4b 4c और 4d। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक मोमेंट की गणना करेंगे। ठीक है ना, इसी में हमें पता लगेगा कि जो ड्यूट्रॉन है वो उसमें ड्यूट्रॉन में एस स्टेट में डी स्टेट का भी थोड़ा सा मिक्सचर होता है। तो अभी तो केवल हेडिंग है ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन एंड डी स्टेट एड मिक्सचर। तो जैसा हमने देखा ड्यूट्रॉन को जब हमने 3s1 स्टेट में लिया था, स्टार्टिंग में ड्यूट्रॉन की जब स्टडी की थी, तो उसके अनुसार ड्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनमें थोड़ा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का सम माइनस ड्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, उसका जो डिफरेंस आता है वो 0 ना होके इतना डिफरेंस आता है 0.0222 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। हालांकि ये वैल्यू बहुत कम है लेकिन 0 तो नहीं है। इसका मतलब ये अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो जो ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। एक तो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, और जो ड्यूट्रॉन में जो प्रोटॉन है उसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, इन तीनों का वो सम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने यही लिखा है दिस डिफरेंस, यानी जो स्मॉल डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज स्मॉल, बहुत कम डिफरेंस है, बट डेफिनेटली नॉट 0। ये जो डिफरेंस है 0 नहीं है, कुछ न कुछ वैल्यू है इसकी। द रीजन फॉर दिस इज दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट अराइजेज फ्रॉम, किस किस से अराइज होता है, डेवलप होता है जो मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यूट्रॉन का। पहला मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, प्लस ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता नहीं है,
लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जो प्रोटॉन जो ऑर्बिटल मोशन करता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर, उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। तो उन तीनों के सम करेंगे तब जाकर न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, इसीलिए ये डिफरेंस यहाँ आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे स्टेट में एल की वैल्यू 0 होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, उसमें ऑर्बिटल मोशन होता ही नहीं है, तो उसमें केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर होना चाहिए उसके अनुसार। लेकिन 3s1 में प्योरली अगर 3s1 स्टेट में होता तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रॉन है वो 3s स्टेट के अलावा एक ऐसी स्टेट में और रहता है जिसका कुछ न कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, यानी एल की वैल्यू उसके लिए कुछ न कुछ हो, क्योंकि प्रोटॉन उसमें क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है और इसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो दिस सजेस्ट दैट न्यूट्रॉन इज मोस्टली इन 3s1 स्टेट, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए मैक्सिमम टाइम तो हम मान सकते हैं वो 3s1 स्टेट में ही रहता है, बट स्पेंड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इन सम अदर स्टेट, लेकिन थोड़ा बहुत समय वो दूसरी स्टेट में भी चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसमें फिर प्रोटॉन ऑर्बिटल मोशन भी करेगा और उसकी वजह से ये डिफरेंस डेवलप हुआ है। तो हम कैसे इवेलुएट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को? तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट का एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, ऑपरेटर लेंगे, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो ये दी हुई है, म्यू जेड इज इक्वल टू, कोई किसी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी की वैल्यू निकालनी हो तो उसकी जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं उसके ऑपरेटर की, तो यहाँ पर भी हम जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो जेड कंपोनेंट है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। वेव फंक्शन हमारे पास आई गई है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऑपरेटर है जेड कंपोनेंट, उसका जो ऑपरेटर उसकी वैल्यू होती है 1/2 LZ प्लस GP SPZ प्लस GN SHZ। ये LZ क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। ये GP और GN ये कहलाते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशो, ये जायरो मैग्नेटिक रेशो कहलाते हैं। ये प्रोटॉन का जायरो मैग्नेटिक रेशो है, ये न्यूट्रॉन का जायरो मैग्नेटिक रेशो है। SPZ और SNZ क्या है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन के जेड कंपोनेंट हैं। ये जेड कंपोनेंट अप स्टेट में होता है तो स्पिन हो जाती है 1/2, डाउन स्टेट में होता है तो स्पिन हो जाती है -1/2। इसी तरह से अगर ये जेड कंपोनेंट अप स्टेट में हो तो +1/2, डाउन स्टेट में होगा तो -1/2। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन के जेड कंपोनेंट है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वेयर GP एंड GN आर द जायरोमैग्नेटिक रेशोज फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हो गए, सफिक्स लगे हुए हैं यहाँ पर P और N। SPZ एंड SNZ आर द जेड कंपोनेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पिन्स, किनकी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन्स हैं उनके जो जेड कंपोनेंट हैं। LZ इज द जेड कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम इन न्यूट्रॉन। अब चूंकि हमने ये माना कि किसी और स्टेट में भी होता है वो, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्टली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर नहीं है, तो 3s1 स्टेट के अलावा भी किसी स्टेट में होगा तो उस स्टेट में होने की वजह से उसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी डेवलप होता है। तो ये LZ उसका जेड कंपोनेंट है। जो जायरोमैग्नेटिक रेशो है प्रोटॉन के लिए, उसका जो वैल्यू होती है वो प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की डबल होती है। ये प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है 2.7928 × 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जो न्यूट्रॉन का लिए जायरोमैग्नेटिक रेशो होता है वो 2 × μN, यानी न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -3.8262 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो ये वैल्यू होगी GP और GN की। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन 4A 4B 4C 4D में जो वेव फंक्शंस निकाले थे हमने अलग अलग स्टेट्स के लिए, उनका यूज करके और इस मैग्नेटिक मोमेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इन phi m LHJ स्टेट इज फाउंड बाय टेकिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, म्यू जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे।
वही न्यूट्रॉन का नेगेटिव मोमेंट होगा। तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने क्वांटम मैकेनिक्स में प्रीवियस में भी पढ़ा होगा और बीएससी में पढ़ा होगा। इसका ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल वेव फंक्शन की वैल्यू स्टार ऑपरेटर फिर वेव फंक्शन की वैल्यू डी टाउ लिख लो, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो या डी आर क्यूब लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम डिफरेंट स्टेट्स लेते जाएंगे, पहले 3s1 स्टेट लेंगे, फिर 3d1 लेंगे, फिर 3p1 लेंगे और 1p1 लेंगे। तो और उसके अनुसार हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन का और यूज़ करेंगे, ये ऑर्थो नॉर्मलिटी की कंडीशन होती है। कोई भी दो वेव फंक्शन है, ये फाई स्टार जे फाई जे डी टाउ, अगर यहाँ आई इज इक्वल टू जे हो तो इस क्रोनिकल डेल्टा की जो वैल्यू है वो 1 होती है आई इज इक्वल टू जे के लिए, और आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू यानी क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हम इक्वेशन 4 कौन सी थी, चारों स्टेट्स के वेव फंक्शन थे 4a 4b 4c 4d। इक्वेशन 5 कौन सी थी, इक्वेशन 5 है ये ऑपरेटर मैग्नेटिक मोमेंट के जेड कंपोनेंट का ये ऑपरेटर की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6 है और ये इक्वेशन 7 है, ये इक्वेशन 6 है। तो अब हम इन चारों इक्वेशंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। यूजिंग इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 we obtain the expectation values of magnetic moments for the 4 possible states of neutron as follows। तो अब हम चारों स्टेट्स के लिए हम ये मानते हुए, पहले हम ये मानेंगे कि न्यूट्रॉन पूरा का पूरा 3s1 स्टेट में और किसी स्टेट्स पे नहीं है। अगर ऐसा हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो निकाल लेंगे। फिर न्यूट्रॉन को हम 3d1 स्टेट में मानेंगे और किसी 4 स्टेट्स में से केवल 3d1 स्टेट में है, 3s1 में भी नहीं है, 1p1 में भी नहीं है, 3p1 में। फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए, फिर हम उसको मानेंगे 3p1 में मान लेंगे, पूरा का पूरा न्यूट्रॉन 3p1 स्टेट में मान लिया हमने, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ऐसे ही 1p1 में मानेंगे। तो चारों स्टेट्स में हम न्यूट्रॉन को मानते हुए अगर उस स्टेट में न्यूट्रॉन होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता, ऐसे 3s1 स्टेट में होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता, 3d1 में होता तो कितना होता, 1p1 में होता तो कितना होता और 3p1 में होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में इवेल्युएट करेंगे।